नमस्कार। सांकेतिक भाषा के विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुद्गल। खबरों की शुरुआत करें, सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज में डॉक्टरों की बड़ी भूमिका पर दिया जोर। एम्स कल्याणी के पहले दीक्षांत समारोह में कहा, मेडिकल जगत में आधुनिक तकनीक को मिले ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा। आतंकवाद पर दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर बरसे विदेश मंत्री, कहा खून और पानी नहीं बह सकते साथ साथ। संघर्ष विराम में किसी भी देश की मध्यस्थता से किया इंकार। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य और साहस की विजय के पीछे देश की पॉलिटिकल लीडरशिप का बड़ा हाथ। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप, कहा कांग्रेस शासन में वे हमें गोलियों से भूनते रहे और हम उनको बिरयानी खिलाते रहे। उन्नीस 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में इंदिरा गांधी की तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को लिखी चिट्ठी पर सियासी घमासान। भाजपा ने कहा, युद्ध के समय अपनी सेना पर पूर्व पीएम को नहीं था विश्वास, अमेरिका से की भी थी युद्ध को रोकने की मांग। अंतरिक्ष में भारत रचेगा नया इतिहास। नासा इसरो का निसार मिशन आज होगा लॉन्च। धरती पर हर बदलाव पर रखेगा पैनी नजर। मोदी सरकार को मिली एक और बड़ी सफलता। 127 साल बाद भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष ब्रिटेन से वापस लाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया ऐतिहासिक पल, कहा गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण और सुरक्षा के प्रति हम प्रतिबद्ध। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंधु जल समझौता स्थगित करने के फैसले को पहलगाम हमले के बाद उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम बताया। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं राज्यसभा। बोलेंगे ताकि 6 बजे आज की कार्रवाई समाप्त की जा सके। आइटम नंबर 17, आइटम नंबर 17, सामाजिक संकल्प। माननीय मंत्री महोदय, संक्षिप्त में रख दे बस। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी दिनांक 13 फरवरी 2025 की उद्घोषणा को दिनांक 13 अगस्त 2025 से आगे 6 माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है। डॉक्टर ए.बी. अकोई जाम। डॉक्टर अकोई जाम। और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंधु जल समझौता स्थगित करने के फैसले को पहलगाम हमले के बाद उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ न जब दोस्ती थी न ही गुडविल, तो ऐसे सिंधु जल समझौते की जरूरत क्या थी। Since 1960, we have had neither goodwill nor friendship. We've had terrorism, we've had attacks on our population, we've had wars. Such a treaty had to be dealt with, and this government dealt with it. सभापति महोदय, मैं एक बार और दोहराना चाहता कि उनको फिक्र थी पाकिस्तानी पंजाब, उनको फिक्र जम्मू और कश्मीर के किसानों पर नहीं थी। उनको सर फिक्र राजस्थान के किसानों की नहीं थी। उनका कहना था कि संसद का ना हक है कि कितना पानी जाए ना कितना पैसा जाए।
विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने लंबे समय तक आतंकवाद झेला है, लेकिन अगर हमें किसी को ये बात समझानी है तो पूरी दुनिया देखती है कि भारत ने इन हमलों पर कैसे जवाब दिया। लेकिन पूर्व में देखा गया कि कई बड़े आतंकी हमलों के बाद भी भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखी और कोई खास कदम नहीं उठाया। They had routinized, they had normalized terrorism. They made out, हाँ टेररिज्म हो गया, बट चलिए डायलॉग के लिए चले जाते हैं। हर बार सर इतनी बड़ी घटना होती है, मुंबई 26/11 होती, ट्रेन बॉम्बिंग होती है, कुछ महीने बाद आप कहते हैं नहीं ठीक है वो हो गया, चलिए बात के लिए चलते। अब आप ही बताइए सर, दुनिया आपको सीरियसली कैसे लेगी? आप दुनिया क्या सोचेगी? और आप सर 2004 में जो तय हुआ कि उनके यहाँ से कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी उनकी होगी, आप तो भूल गए उसको। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान सदन के नेता जेपी नड्डा ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस दौरान जो रोल हमारी पुलिस और आर्मी ने निभाया उसको देश नमन करता है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप बड़ी महत्वपूर्ण होती है और फौज को आदेश पॉलिटिकल लीडरशिप ही देती है। यह जरूर है कि सारी घटना में जो रोल हमारे जांबाज फौज ने किया, जो रोल हमारी पुलिस ने किया, जो रोल हमारी आर्मी ने किया, उसको देश नमन होकर के उनके प्रति आदर के साथ। लेकिन मैं इस हाउस के माध्यम से देश को यह बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि फौज को आदेश पॉलिटिकल लीडरशिप देती है। और इसलिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, अ सेंसिटिव गवर्नमेंट, अ प्रोएक्टिव गवर्नमेंट, and a government which responds according to the need of the hour. राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हमें तत्कालीन कांग्रेस सरकार के तुष्टीकरण की सीमा को समझने की जरूरत है। साल 2007 और 2008 में पाकिस्तान हमारे देश के कई हिस्सों में बम विस्फोट करता है और इसके बावजूद उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद और व्यापार और पर्यटन जारी रहा। वो हमें गोलियों से भूनते रहे और हम उनको बिरयानी खिलाने में लगे रहे। कैसे आपने किस तरीके से पाकिस्तान के साथ आपने डील किया है उसकी मैं एक सच्चाई रख रहा हूं। अटैक हुआ 2007 में, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, हरकत उल जिहाद ने किया, 11 लोग मारे गए। 2007 में ही सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ एक साथ लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी, हरकत उल जिहाद ने और इंडियन मुजाहिदीन ने किया। उसी तरीके से 1 अक्टूबर 2007 को आपने, ये 2007 की घटना के बाद आपने दोनों साइड से वाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर से आपने गुड्स कैरियर्स को जाने की परमिशन दे दी। जयपुर का बॉम्ब ब्लास्ट 13 मई 2008, प्लेस ऑफ अटैक मल्टीपल लोकेशंस इन जयपुर, इंडियन मुजाहिदीन इसमें इन्वॉल्व थी। 71 पीपल वर किल्ड and 185 injured। और इसके बाद क्या हुआ 2008 में, इंडिया और पाकिस्तान agreed on a set of specific Kashmir specific confidence building measures। हम confidence building measures पर चले रहे, वो हमारे को गोलियों से भूनते रहे और हम बिरयानी खिलाने चले रहे। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सदन में ऑपरेशन सिंदूर की खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि यह महज ऑपरेशन नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि भारत जहां भी श्री राम की भूमि है तो साथ ही परशुराम की भूमि भी है। कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि पिछले 10 सालों में आतंकवादी हमलों में 78% तक कमी आई है। पिछले 10 वर्षों में 8000 से ज्यादा नक्सलियों को सरेंडर कराया गया है, पशुपतिनाथ से लेकर तिरुपति तक। आतंकवाद के 78% हमलों में कमी आई है। ऑपरेशन सिंदूर, माननीय उपसभापति जी, केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये एक
सभ्य राष्ट्र की चेतावनी थी कि हमारे देश में भगवान बुद्ध का भी वास होता है और भगवान परशुराम जी का भी वास होता है। ये उनकी भूमि भी है और संयम ही हमारा संस्कार है, लेकिन अगर कोई हमारी शक्ति को चुनौती देगा तो उसके लिए इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये दर्शाया गया है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड समेत 3 आतंकियों को ढेर किया है। आतंकी हमले का शिकार कर्नाटक के मंजुनाथ राव के परिवार ने इस कार्रवाई को लेकर भारतीय सेना को धन्यवाद दिया है। मंजुनाथ राव के रिश्तेदार रवि किरण ने कहा है कि हमारी सेना ने सही टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आतंकवादियों को मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने उनके मन में विश्वास पैदा किया है। पहलगाम की इंसिडेंट के लिए जो भी कारण थे, उन लोगों को ढूंढ के उन लोगों का दे हैव किल्ड देम। तो इसके लिए मैं आर्मी को और अपने गवर्नमेंट को तहे दिल से शुक्रिया अदा और अभिनंदन भी करता हूं। हमारी जो सरकार ने, हमारी जो आर्मी ने आजकल का जो भी टेक्नोलॉजी है उसका सही उपयोग करते हुए उन लोगों को आइडेंटिफाई करके जिन्होंने ये काम किया हुआ है, और ऊपर से जो ऑपरेशन सिंदूर था वो तो बहुत अच्छा नाम भी था, और अभी जो ऑपरेशन महादेव ऐसा एक कॉइन किया हुआ है वो तो और हम लोगों के मन में और थोड़ा उसमें विश्वास आया। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरवा अवशेष 127 साल बाद आखिरकार भारत लौट आए हैं। ये अवशेष उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर स्थित पिपरवा स्तूप से मिले थे और लंबे समय से विदेश में थे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वर्ष की शुरुआत में एक अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में इन अवशेषों का पता चला, जिसके बाद भारत सरकार ने इन्हें वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए। ये वापसी न सिर्फ भारत की आध्यात्मिक विरासत को मजबूत करती है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी निभाने का भी प्रतीक है। हमारी ये पुरानी संपदा, हमारी ये स्मृतियां, भगवान बुद्ध के परिवार ने जब भगवान बुद्ध के अस्थियों को जब एक पत्थर के बक्से में रख करके, कैस्केट्स में रख करके जब उनको जमीन में स्मृति के लिए रखा होगा, वो जो है लगभग 2500 साल पुरानी संपदा जो है आज लौट करके हम सबके बीच में आई है। जो शायद ऐसा लगता था कि क्योंकि अंग्रेजों के उस शासनकाल में भारत से निकल करके ऐसी लाखों हमारी संपदाएं जो जिन पर हम गर्व कर सकते हैं वो भारत से चली गई थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके लौटने का क्रम प्रारंभ हुआ है। उससे पहले केवल 13-14 ऑब्जेक्ट्स ऐसे थे जो आजादी से लेकर के भारत से गई हुई चीजें जो है वो वापस लौट करके भारत आई थी। आज वो संख्या 650 के लगभग पास पहुंच गई। भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेष 127 साल बाद भारत वापस लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर भगवान बुद्ध के भारत आए अवशेष की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए एक खुशी का दिन। हर भारतीय को इस बात पर गर्व होगा कि भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरवा अवशेष 127 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद स्वदेश लौट आए हैं। ये पवित्र अवशेष भगवान बुद्ध और उनकी महान शिक्षाओं के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध को दर्शाते हैं। ये हमारी गौरवशाली संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के संरक्षण और सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं। भारत अन्य सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका के लिए सबसे बड़ा स्मार्टफोन आपूर्तिकर्ता बन गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर एक आलेख साझा करते हुए ये जानकारी दी। इस आलेख में जिक्र है कि एप्पल कंपनी द्वारा देश में उत्पादन बढ़ाने से वित्त वर्ष 2025 के दूसरी तिमाही में भारत से अमेरिका के लिए मोबाइल निर्यात बढ़कर 44% हो गया है। इसके अलावा टैरिफ वार्ता के बीच अमेरिका के लिए चीन से होने वाले सप्लाई में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ये 61% से गिरकर 25% रह गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने आज दिल्ली के पंजाबी बाग स्थित फिंगरप्रिंट ब्यूरो और पुलिस चौकी गोल्डन पार्क में पुलिस अवसंरचना योजना के तहत
4 करोड़ की लागत से तैयार 8 नवनिर्मित पुलिस भवनों का उद्घाटन किया। दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण रणनीति के मूल स्तंभ ये 4 यूनिट्स फिंगरप्रिंट ब्यूरो, बम डिस्पोजल स्क्वाड, K-19 स्क्वाड और फोरेंसिक यूनिट है। ये 4 इकाइयां आधुनिक तकनीक और विशेष ज्ञान के माध्यम से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। इन कर्तव्य निष्ठा और संसाधनों की रणनीतिक तैनाती से अपराध से निपटने की क्षमता में वृद्धि हुई है। अपस्थितियों, खतरों की पहचान और जटिल अपराध जांच में इन इकाइयों का भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य भर की आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इस फैसले पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार में कुल 91,094 आशा कार्यकर्ता हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर योगदान दे रही हैं। सरकार का ये फैसला शानदार है। जिन्हें 1,000 मानदेय राशि मिलती थी, अब उन्हें 3,000 रुपए मिलेगी। बिहार में कुल 91,094 आशा कार्यकर्ता हैं और 4,364 आशा फैसिलिटेटर हैं और इनके द्वारा आज बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का काम किया जा रहा है। इन सभी लोगों के जो उनको प्रोत्साहन राशि मिलती है, उस प्रोत्साहन राशि में आज एक साथ 3 गुना इजाफा किया गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के जल्द सुनवाई से इंकार कर देने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 12 अगस्त को होनी है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मणिपुर का 1 दिवसीय दौरा किया। दौरे के दौरान मौजूदा सुरक्षा स्थिति और राज्य में तैनात असम राइफल्स और सेना की सैन्य टुकड़ियों की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने मणिपुर में स्थिरता और विकास के लिए भारतीय सेना की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। जनरल द्विवेदी ने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से भी मुलाकात की और सुरक्षा और विकास से संबंधित मामलों पर चर्चा की। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपदा नियंत्रण कक्ष से बाढ़ प्रभावित जिलों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों का लाइव ऑपरेशन का अवलोकन किया। उन्होंने आपदा बचाव दल में तैनात अधिकारियों से बात की और राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बचाव दल के अधिकारियों से पूछा कि बाढ़ से बचाव में किसी प्रकार के संसाधन की कमी तो नहीं। अधिकारियों ने बताया कि सभी संसाधन उपलब्ध हैं और प्रशासन के साथ साथ ग्रामीणों और सिविल सोसाइटी से भी लगातार मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री ने जलमग्न इलाकों से सुरक्षित निकाले गए पीड़ितों से भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, सरकार हर कदम पर आपके साथ है। पीड़ितों के घर, सामान, फसल, पशु जिसकी भी हानि हुई है, सरकार उसकी समुचित भरपाई करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बाढ़ आपदा नियंत्रण के होमगार्ड्स के कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे प्रदेश के रेस्क्यू सेंटर का रिव्यू किया है। एक बार पूरी बात देखी समझी है और हमारे जवानों ने पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ बाढ़ आई है बहुत अच्छा काम किया है। लगभग 2900 लोगों को बाढ़ के अलग अलग स्थानों से निकाल करके सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया गया है। कुछ लोग काल कवलित भी हुए हैं, उनके लिए भी हमने कहा कि हमारा अपना जो राहत का आपदा प्रबंधन का प्रबंधन है उसमें उनकी मदद भी करेंगे और जिनको बचाया गया उनको खाने पाने, उनके रहने की, कपड़े की, बाकी व्यवस्था की सभी प्रकार की मदद सरकार के माध्यम से होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का जमीनी स्तर पर ठीक तरह से क्रियान्वयन हो और किसी भी तरह की संवादहीनता ना हो।
यही इस बैठक का उद्देश्य था। साथ ही पहाड़ी राज्य में मानसून की चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। जल्दी से जल्दी जो योजनाएं हैं वो सभी योजनाएं धरातल पर उतरें और हमारे जनप्रतिनिधियों का जो सीधा फीडबैक है वो अधिकारियों के सामने भी आ जाए कि किस प्रकार से जो काम हम यहाँ से स्वीकृत कर रहे हैं, जो भी योजनाएं स्वीकृत कर रहे हैं वो ठीक प्रकार से धरातल पर उतर पा रही हैं कि नहीं उतर पा रही, उसमें और क्या कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप तो नहीं हो रहा है। अगर कहीं गैप हो रहा है तो उसको ठीक करें। और जहाँ भी चूँकि मानसून का भी अभी सीजन चल रहा है, इसमें जिस प्रकार से टूट फूट होती है, हमको हर वर्ष कोई न कोई सामना करना पड़ता है चुनौतियों का, मानसून के समय में आपदाओं का, उन सभी पर एक चर्चा और सब लोग आपस में मिलकर तेजी से काम को आगे बढ़ाएं। छत्तीसगढ़ के सुकमा दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र डोंगिनपारा में संयुक्त सर्च अभियान चलाया गया। मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली का शव हथियार सहित बरामद हुआ है। नक्सली की पहचान 5 लाख के इनामी केरलापाल के रूप में हुई है, जो एरिया कमेटी का सदस्य था। सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि सुकमा की डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इस अभियान को अंजाम दिया। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने एक बार फिर नक्सलियों से हथियार छोड़ मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने समुद्री सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता भारतीय तटरक्षक बल और यूएई की राष्ट्रीय रक्षक कमान के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। समझौते पर आईसीजी के महानिदेशक परमेश शिवमणि और यूएई तटरक्षक कमांडर ब्रिगेडियर खालिद उबैद थानी अल शम्सी ने नई दिल्ली में 13वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए। ये एमओयू समुद्री खोज और बचाव, अपराध नियंत्रण, कानून प्रवर्तन, प्रदूषण प्रतिक्रिया और संयुक्त प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा। भारत की सागर नीति के तहत ये साझेदारी हिंद महासागर क्षेत्र में साझा समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गुजरात एटीएस को अलकायदा टेरर मॉड्यूल केस में बड़ी कामयाबी मिली है। गुजरात एटीएस ने बीते दिनों अलकायदा आतंकी संगठन से जुड़े 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। उन चारों से पूछताछ करने के बाद एटीएस ने आतंकी मॉड्यूल के मुख्य साजिशकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी ने बताया कि 30 साल की शमा को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया गया है। वह आतंकी संगठन अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई है। शमा भड़काऊ भाषणों, जिहादी कंटेंट को इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड करके लोगों को समर्थन करने को कहती थी। इंस्टा पे स्ट्रेंजर्स नेशन 2 के साथ साथ फेसबुक पे भी सेम बंदे की स्ट्रेंजर्स ऑफ नेशन एंड स्ट्रेंजर ऑफ द नेशन 2, ये टोटल 3 प्रोफाइल्स आइडेंटिफाई की गई। इसके साथ साथ इस टेक्निकल टीम द्वारा ये प्रोफाइल कौन चला रहा है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया और इनको जानने को मिला कि एक शमा परवीन नाम से एक महिला है जो कि आरटी नगर बेंगलोर में रहती है, वो इन तीनों प्रोफाइल को चला रही है। ये प्रोफाइल काफ़ी पॉपुलेटेड है, 10,000 से ज़्यादा हर एक प्रोफाइल में फॉलोअर्स हैं। इस महिला की वहाँ से अरेस्ट करने के बाद में ट्रांजिट रिमांड पे इसको लिया गया। आज अर्ली मॉर्निंग में इसको अहमदाबाद लाया गया है और आगे इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके रिमांड लेकर के आगे जो भी चीज़ें होंगी आपको बताई जाएगी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और शरद मुद्गल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।